हेलो स्टूडेंट्स, सीजी टेट के इस दूसरे कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम टॉप 60 सीडीपी एमसीक्यू का सीरीज देख रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, विकास की विशेषताएं मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने विकास के जो जो भी सिद्धांत थे, जो जो विशेषता थे, वो सभी मैंने आप लोगों को क्लियर कराया था। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर आप इसका कंप्लीट थ्योरी वाला क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये हमें बताना है। तो विकास हमेशा रेखीय होती है, ये गलत है। विकास कभी धीमी तो कभी तेज गति से होती है। इस तरह से उतार चढ़ाव हमें विकास की प्रक्रिया में देखने को मिलता है। हमेशा रेखीय नहीं हो सकती, हमेशा एक जैसा विकास नहीं होता। तो इसलिए ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ पास नहीं दे दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि एक बच्चा जब माता के गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक निरंतर विकास क्या होता है, चलता ही रहता है। और यहाँ पर नहीं आ गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं, और यहाँ पास नहीं दे दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। देखिए, इस दुनिया में जो भी इंसान है सभी का विकास दर अलग होता है। हर किसी का विकास का जो गति होता है वो अलग होता है। यहाँ तक कि अगर दो भाई बहन हैं या जुड़वा बच्चे भी हैं, उनका भी विकास का जो दर होता है वो समान नहीं होता है। हमने विभिन्नता का सिद्धांत देखा था, उसमें हमने देखा था कि हर इंसान हर दूसरे इंसान से भिन्नता प्रदर्शित करता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, और एक चीज का और विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे विकास का सिद्धांत आप देख रहे हैं, तो विकास के सिद्धांत में हम विकास के विभिन्न आयाम देखते हैं। जैसे आपका सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास किस तरह बच्चे का होता है, ये हम थ्योरी वाले क्लास में देखे थे। सामाजिक विकास बच्चे का किस तरह होता है, ये कैसे अंतःक्रिया में सहायक होता है, सामाजिक विकास। शैक्षिक विकास, और अगला है आपका नैतिक विकास। ये सभी क्या है, विकास के आयाम है। प्राकृतिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास और भाषाई विकास के किस तरह आप एनईपी 2020 के जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी तो बताऊंगी कि उसमें क्या किया गया है। मदर टंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये भाषाई विकास है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या थे, विकास के आयाम थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक, जिसे हम संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं, किसके साथ संबंधित है? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक हमें इंद्रियगामक की विशेषता से संबंधित बतानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का अर्थ समझते हैं। पियाजे ने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। मैंने पिछली कक्षा में भी आप लोगों को बताया था कि जीन पियाजे ने विकास के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर बच्चों को 4 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहली अवस्था क्या थी, 0 से 2 वर्ष की, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं या संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चा इंद्रियों के द्वारा अपने मानसिक कार्यों को करता है। तो ये इन चारों में से कौन सा है जो इससे मैच होगा, ये हमें बताना है। तो पहला है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, गलत हो जाएगा। मैंने बताया था कि तार्किक रूप से सोचना बच्चा कब प्रारंभ करता है, तीसरे स्टेज में, जब उसकी उम्र क्या होती है, जब उसकी उम्र लगभग 7 से 11 वर्ष की होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो ये अभी तुरंत छोटा बच्चे के पास, छोटे बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो ये सारी चीजें कर सके, तो गलत हो जाएगा। विश्लेषण करना बड़े बच्चे जब हो जाते हैं तब कर पाते हैं। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, जब बच्चा उसका दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा तब वो सामाजिक मुद्दों से सरोकार कर पाएगा। और नेक्स्ट है आपका अनुकरण। बिल्कुल, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, नकल करता है। अनुकरण करना मतलब नकल करना है, जिसे हम इमिटेशन भी कहते हैं। स्मृति, चीजों को याद करने का प्रयास करता है, उसका मानसिक निरूपण भी होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इमेज देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। पीडीएफ के लिए भी आप एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ये बच्चा है, लगभग इसकी उम्र 0 से 2 वर्ष के भीतर है। वो क्या करता है, आस-पास जो चीज़ें होती हैं उन्हें देखकर करने का प्रयास करता है। जैसे ये देखता है कि दादाजी क्या करते हैं, जब भी कोई तोता आता है या कोई भी पक्षी आता है तो उसे खिलाते हैं, तो वो सेम ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहा है। भाषा में भी ऐसे ही होता है कि बच्चे जो घर में देखते हैं, उसे ही बोलने की कोशिश करते हैं, उसे ही लिखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है तो विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो हमने देखा था कि विकास की जो प्रक्रिया होती है, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तब से उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और पूछा जाता है कि ये गर्भ में बच्चे का विकास कितने दिनों तक होता है? तो याद रखेंगे 280 दिनों तक होता है। और गर्भावस्था को हम दूसरा नाम से क्या जानते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड में अगर आप देखेंगे तो प्रसव पूर्व अवस्था से क्या होता है, विकास प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए, इमेज में भी देख सकते हैं ये क्या है, प्रसव पूर्व अवस्था। बच्चा क्या है, माता के गर्भ में है और इस प्रकार बच्चे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसे हम प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे कई मनोवैज्ञानिक हैं जो बच्चों के विकास को कई अवस्थाओं में बांटते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे जीन पियाजे ने क्या किया था, बच्चों के ब्रेन के हिसाब से, ये समझ लीजिए एक ब्रेन है, ठीक है, तभी उन्होंने बच्चों के ब्रेन के हिसाब से क्या दिया था, मानसिक विकास का सिद्धांत दिया था। और वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया। वैसे ही कोहलबर्ग ने क्या किया है, बच्चों के नैतिकता के आधार पर यह सिद्धांत दिया, जिसे हम मोरल थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोहलबर्ग का एक सिद्धांत है जिसमें वो बताते हैं कि जब हम असमंजस की स्थिति में होते हैं और जब हम सोचते हैं कि हम किस ओर जाएं, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे नैतिक तर्कता कहते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं। होता क्या है, जब हम सही गलत में निर्णय करने का विचार करते हैं तो वो नैतिक तर्कता कहलाता है। हम निर्णय ले लेते हैं कि चलो अब हमें इसका साइड लेना है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखते होंगे घर में ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें से आपको एक साइड, दो चीजें होती है जिसमें आपको निर्णय लेना होता है। तो जब आप फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे इस साइड जाना है या इस ओर जाना है, तो ये क्या हुआ, आपका नैतिक तर्कता हुआ। इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नैतिक तर्कता, जिसे हम क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं। क्या होता है ये, तो ऐसी स्थिति जिसमें सही और गलत में से किसी एक को चुनना पड़े। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, हिंज की, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। तो देखिए मैंने कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि हिंज क्या होता है, उसकी पत्नी बीमार पड़ी होती है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह दवाई खरीद सके। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है, वो जो फार्मेसी वाला होता है जो मेडिसिन बनाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, पर वो मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा, मुझे अधिक पैसे चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं बाद में दे दूंगा, पर भी वो बात नहीं मानता। तो उसके सामने दो सिचुएशन आती है, ठीक है। दो सिचुएशन कैसी आती है, एक सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर मैं चोरी नहीं किया तो मेरी पत्नी मर जाएगी, और अगर मैं चोरी कर लिया तो मेरी पत्नी जीवित रहेगी, भले ही मैं बाद में पैसे चुका दूंगा। तो उसने क्या डिसीजन लेता है, वो डिसीजन लेता है कि मैं चोरी करूंगा। तो यही क्या है, नैतिक तर्कता है, मोरल रीजनिंग है। इसके अलावा नैतिक दुविधा भी पूछा जाता है, जब इंसान असमंजस की स्थिति में होता है, कंफ्यूज होता है कि क्या करे। यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, नैतिक दुविधा उस जटिल परिस्थिति को कहते हैं जिसमें दो में से किसी एक को चुनना होता है, किंतु किसी एक को चुनने पर किसी अन्य चुनौती का उल्लंघन हो जाता है। इस परिस्थिति में नैतिक निर्णयकर्ता अपने आप को असमंजस की स्थिति में पाता है। जैसे हिंज चोरी करेगा तो वह कृत्य गलत होगा और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो यही क्या है, नैतिक द्विधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 5E लर्निंग मॉडल का चरण नहीं है? तो देखिए एक 5E लर्निंग का चरण है। 5E मतलब इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको ई से रिलेटेड मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, इसे याद करने का तरीका है, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, मान के चलिए शामिल होते हैं।
जब हम उसमें शामिल होते हैं, एंगेज होते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, खोजबीन करने का प्रयास करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ई से क्या हो गया आपका, एक ई से इंगेज हो गया, दूसरे ई से क्या हो गया, एक्सप्लोर हो गया। उसके बाद जब हम खोजबीन करते हैं, जब हमें कुछ चीजें मिलती है तो उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमें कोई मिलता है तो हम उसे क्या करते हैं, इलाबोरेट करते हैं, मतलब हम उसे वर्णन करते हैं, समझाते हैं। और जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो अंत में हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, जिसे हम इवैल्यूएट कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, इसे ध्यान से सुनेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि हम सबसे पहले किसी चीज में शामिल हुए। जब हम शामिल होते हैं तो उसमें खोजबीन करने का प्रयास करते हैं, खोजबीन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम खोजबीन करते हैं तो वो चीजें हमें मिल जाती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं दूसरे से। फिर जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, इलाबोरेट करते हैं। और जब हम वर्णन कर लेते हैं विस्तार पूर्वक, उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, इवालुएट करते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या पूछा है कि नहीं है, देखिए मूल्यांकन चरण बिल्कुल है, इवालुएशन फेस है इसमें, अनुबंध चरण है बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट फेस है इसमें, इसमें हम सर्च भी करते हैं, खोज चरण जिसे कहते हैं, लेकिन इसमें स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पास गलत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पूर्व से माध्यमिक स्तर तक जीईआर में किस वर्ष तक 100% की वृद्धि को प्राथमिकता देता है। तो देखिए यहाँ पास 2030 तक का क्या किया गया है, टारगेट किया गया है। जीआर मतलब यहाँ पास आप डिटेल में देख सकते हैं कि 2030 तक एनईपी 2020 प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक जीईआर मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन एजुकेशन में 100% की वृद्धि को प्राथमिकता देता है। मतलब 2030 तक इसका टारगेट रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। और अगर याद ना आए, आप भूल जाए तो याद रखिएगा, मैक्सिमम जो चीजें हैं उसका टारगेट 2030 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो थ्योरी क्लास जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है ये सब के बारे में। मैंने सीखने का मॉडल बताया है, जिसमें से एक मॉडल बैंकिंग मॉडल है। बैंकिंग मॉडल का क्या किया गया है, एक रटने की जो प्रक्रिया होती है ना, उससे कंपेयर किया गया है किसका, बैंकिंग मॉडल का। कि जिस तरह हम क्या करते हैं, एक बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे ही हम रट कर अपने दिमाग में क्या करते हैं, ज्ञान को जमा करते हैं। तो इसका आलोचना किया गया है, ठीक है, पाउलो फ्रेरे ने इसका आलोचना किया है। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो हमें नहीं है के बारे में बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, शिक्षण शिक्षक शिक्षण में सक्रिय है। तो देखिए बैंकिंग मॉडल में जो शिक्षक होता है वो सक्रिय नहीं होता है, बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसे उससे कोई मतलब नहीं होता, वो बस क्या कर रहा है, रट रहा है, तो सक्रिय नहीं होता है, ठीक है। यह आलोचनात्मक सोच को प्रतिबंधित करता है, तो ये बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक सोच का मतलब ये होता है कि बच्चा जब तर्क कर सके, कारण क्यों कैसे को जानने का प्रयास करे, इसको प्रतिबंधित करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर रटने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया गया है, तो इसलिए ये करेक्ट है। इसका सबसे पहले पाउलो फ्रायर द्वारा उपयोग किया गया था, ये बिल्कुल सही है। पाउलो फ्रेयर ने ही क्या किया था, इसका प्रयोग किया था, और इसी ने क्या किया, बैंकिंग मॉडल की अवधारणा दी है। और इसमें ज्ञान को भंडार के रूप में रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, नहीं है। तो शिक्षक शिक्षण में सक्रिय, ये गलत है। ये आलोचनात्मक सोच को प्रतिबंधित करता है, ये तो सही है। इसका सबसे पहले पाउलो फ्रेयर द्वारा उपयोग किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ज्ञान भंडार में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पास नहीं है पूछा है, तो यहाँ पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जिस प्रकार बैंक में क्या किया जाता है, पैसे को जमा किया जाता है और जरूरत पड़ने पर निकाल लिया जाता है, वैसे ही ठीक बैंकिंग मॉडल में हम क्या करते हैं, खूब रटते हैं, इस तरह से नॉलेज को खूब दिमाग में डालते हैं, और जरूरत पड़ने पर जब हमें कॉपी में लिखना होता है तो फटाफट लिख कर आ जाते हैं और फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो इसलिए इसकी तुलना बैंकिंग मॉडल से की गई है। और साथ ही
पिगी बैंक भी मान सकते हैं कि ये क्या है, देखिए ये पिगी बैंक क्या है, हमारा दिमाग है, ब्रेन है, ठीक है, ये दिमाग है। ये पैसा क्या है, ज्ञान है, और ये क्या है, शिक्षक है। इसकी तुलना पिगी बैंक से की गई है। याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि बैंकिंग मॉडल की तुलना किससे की गई, तो पिगी बैंक से भी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में E.L. थॉर्नडाइक को जाना जाता है। ये वैसे वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा के महत्व को बताया, जैसा कि आप थ्योरी में देख सकते हैं। ये कौन है, ये है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने क्या किया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1900 के दशक की शुरुआत में उन्होंने क्या किया था, द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में लेख प्रकाशित किया था। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जीन पियाजे जी ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे बच्चों का बहुत ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से क्या किया था, अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो देखिए एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, अगर आपसे सिंपली पूछे कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तब आप जीन पियाजे आंसर लगाएंगे। लेकिन जब आपसे पूछे आधुनिक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखेंगे मैक्स मिलियन वुंड, जिसे हम मैक्स विल्हेम वुंड भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर तीनों आंसर गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन है भाई, मैक्स विलियम वुंड, इनका भी देख लेते हैं हम इमेज। ये कौन है, विल्हेम मैक्स मिलियन वुंड, शॉर्ट में ना वुंड भी दे सकता है ऑप्शन में, याद रखेंगे। तो विल्हेम मैक्स मिलियन वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया। देखिए बुद्धि का जो सिद्धांत है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सिद्धांत आपको मिलेंगे, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, ठीक है, तरल बुद्धि का सिद्धांत, तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके एक कारक से पूछा है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखेंगे बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बीनेड ने दिया था, ठीक है। पहले क्या माना जाता था, पहले ऐसे माना जाता था कि जो व्यक्ति जितना हेल्दी होगा या मोटा होगा उसका दिमाग भी उतना ही बड़ा और अच्छा होगा। लेकिन बिनेट ने क्या किया, सर्च किया और बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए एक कारक जिम्मेदार होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है। बिने पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास किया। उनको बुद्धि के मापन क्षेत्र का जन्मदाता कहा जाता है। ये अल्फ्रेड बिनेट, इनका नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो देखिए बाल केंद्रित का मतलब क्या है, बाल केंद्रित का मतलब कि ऐसी शिक्षा जो किस पर आधारित हो, किस पर केंद्रित हो, एक छोटे से बच्चे पर, तो जिसे हम क्या कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, देखते हैं। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना, ये गलत होगा, शिक्षक ही आगे आगे रहेगा तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। सेकंड है, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। अगर शिक्षक ही आदेश देंगे तो बच्चों का जो दिमाग है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाएगा, वो खुद से सोच विचार नहीं कर पाएंगे। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, ये सबसे जरूरी चीज है, और बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यही है कि जब आप बच्चों के एक्सपीरियंस और उनके आवाज को इम्पोर्टेंस देंगे तभी वह बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सहायता करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जिसे हम चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी भी कहते हैं। तो ये क्या है, एक ऐसी कक्षा है जहां पर आप देख सकते हैं बच्चों को बोलने का क्या दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है। जहां पर केवल शिक्षक ही बोल रहा है और छात्र चुप है, तो वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी, ना कि बाल केंद्रित।
तो ध्यान रखेंगे हमेशा बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पर बल देता है? तो याद रखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य ही है कि हम किसको अधिक बल दें या किसको प्रोत्साहित करें? बालकों को, किसको? छात्रों को। तो ये किस पर केंद्रित होना चाहिए? छात्रों पर केंद्रित होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर गलत हो जाएगा, छात्र केंद्रित शिक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। तो देखिए आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया, यहाँ पर ये ऐसी कक्षा है, ऐसी कक्षा का एग्जाम्पल है जहाँ पर क्या किया जा रहा है? बच्चों को या छात्रों के महत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको बोलने का अवसर दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो याद रखेंगे एक अवस्था आती है जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, इसमें बच्चे क्या होते हैं? अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जब मैं विकास की अवस्था पढ़ा रही थी उसमें मैंने डिटेल में एक एक अवस्थाओं को बताया है, जिसमें से किशोरावस्था है जहाँ पर बच्चे क्या होते हैं? अपने समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो दिक्कत क्या होता है, तब भी वो समूह में रहते हैं, दोस्त बनाते हैं, लेकिन जब उनको डांट पड़ती है ना तो क्या, कौन गलती किया है तो वो अपना सारा इल्जाम अपने दोस्त पर लगाते हैं कि वही मुझे ले गया, वही मुझे बोला। लेकिन जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो अपने मित्रों के प्रति, अपने साथियों के प्रति क्या हो जाते हैं? वफादार हो जाते हैं, वो अपने ऊपर इल्जाम ले लेते हैं या गद्दारी नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।